Hello everyone, very warm welcome to all of you. Welcome to Teaching Pathshala and it's me your educator ज्योति। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके 3R स्ट्रैटेजी के बारे में जो कि आप यूज़ करेंगे आपके एग्जामिनेशन हॉल में एंड दैट इज़ फॉर योर CSIR नेट जून 2020। इनफैक्ट इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि कौन सी चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए और कौन सी चीज़ों को आपको करना चाहिए, ठीक है, यानी डूज एंड डोंट्स के बारे में भी हम बात करेंगे। ये वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है अभी तक का, जब से आपका एडमिट कार्ड निकला है तब से मुझे स्टूडेंट्स के बहुत से रिक्वेस्ट आए हैं कि मैं इस टाइप का एक वीडियो बनाऊं जिसमें कि मैं प्रॉपर स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करूं, ठीक है। तो मैं हर एक छोटी छोटी बात को भी हाईलाइट करूंगी जो कि माइट भी आपने सोचा नहीं होगा, बट यस मेरे इस वीडियो के मीडियम से आपको इस बात के बारे में सोचने का मौका मिलेगा क्योंकि वो चीज़ें होने वाली हैं फॉर श्योर इन एग्जामिनेशन हॉल और वो आपको परेशान भी कर सकती हैं। बट अगर आप पहले से ही मेंटली प्रिपेयर होकर जाओगे तब ये प्रॉब्लम आपके लिए उतना ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं पॉइंट टू कीप इन माइंड। कुछ बातों का ध्यान आपको हमेशा रखना है जब आप CSIR नेट के लिए एग्जामिनेशन हॉल में जा रहे हो, और ये बातें बहुत छोटी छोटी हैं लेकिन अगर इन बातों को अगर आप दिमाग में रखते हो तो आपकी कुछ मुश्किलें जो हैं वो आसान हो सकती हैं। सो सबसे पहला जो यहाँ पे पॉइंट आता है दैट इज यू विल बी गेटिंग द लिटिल एक्स्ट्रा टाइम एज कंपेयर टू द ऑफलाइन एग्जामिनेशन एंड दिस इज अ फैक्ट, क्योंकि जितना भी हम कितना भी करते हैं पेपर में, जब ऑफलाइन बेसिस पेपर होता था तो हमें OMR शीट को फिलअप करना पड़ता था, ठीक है। इसके अलावा दैट इज आपको अपने आंसर्स को OMR शीट में फिल करना पड़ता था। तो जितना भी टाइम लगा, मतलब अगर आप एक क्वेश्चन पे भी 30 सेकेंड्स भी स्पेंड कर रहे हो OMR शीट को प्रॉपर तरीके से देख के आंसर मार्क करने में, तो 30 सेकेंड्स करके आप समझ सकते हो कि फिर कितना टाइम जाता था। तो अगर आप 5 से 10 मिनट भी बचा रहे हो तो ऑब्वियसली वो आपका एक टाइम सेविंग एरिया है, राइट। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि आपका बहुत सा टाइम जो कि क्योंकि एग्जाम में एक एक मिनट इंपॉर्टेंट होता है तो आपका काफ़ी अच्छा खासा टाइम बच जाता है क्योंकि ये एग्जाम आपका CBT मोड में है, राइट। दिस इज इन द CBT मोड, दैट इज वाई आपका बहुत सा टाइम यहाँ पे बच जाएगा। दिस इज अ वेरी फर्स्ट पॉजिटिव पॉइंट, और उस टाइम को आप यूज करोगे प्रॉपर तरीके से अपने सारे क्वेश्चंस को करने के लिए। ये था आपका पहला बात जो कि आपको अपने दिमाग में रखनी है। सेकेंड अगर हम बात करें तो आपके लिए टाइमर वहाँ पे अवेलेबल रहता है। आपके स्क्रीन पे ही टाइमर चलता रहेगा और आपको एक एक मिनट एक एक सेकेंड की इंडिकेशन देता रहेगा कि यस अब इतना टाइम बाकी है और अब जो है इतने टाइम पे स्विच कर जाना है। तो आप ये कर सकते हैं कि उस टाइमर के अकॉर्डिंग आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस यूनिट पे किस सेक्शन पे कितना टाइम स्पेंड करना है, ठीक है। थर्ड टिप्स, सेक्शन स्विचिंग इज ईजी। सेक्शन को स्विच करना ईजी है, मतलब सेक्शन A में आपको पहले जाना है या B में जाना है, C में जाना है, ये स्विच करना आसान है क्योंकि आपके सामने जो राइट साइड में जो आपको टेबल मिलता है, यहाँ पे कुछ आपको टेबल बना हुआ मिलता है, वहाँ पे क्वेश्चंस के नंबर लिखे होते हैं, तो डायरेक्टली क्वेश्चंस पे स्विच करना आसान हो जाता है, या रादर टू से सेक्शंस पे स्विच करना आसान हो जाता है। ऑटोमेटिकली आप चाहोगे तो A के बाद डायरेक्टली C पे स्विच कर सकते हो, B के बाद डायरेक्टली A पे या C पे, जैसे भी चाहोगे आप वैसे स्विच कर सकते हो। नेक्स्ट, मार्क क्वेश्चन फॉर रिव्यू डिनोटेड इन डिफरेंट कलर। इनफैक्ट अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा है जो कि आप पढ़ रहे हो, आपको लग रहा है शायद आपको 50% आंसर आता है, उसके अलावा आप ज़्यादा श्योर नहीं हो उस क्वेश्चन के लिए, तो आप उसको मार्क करके रख सकते हो। मार्क करने के भी दो तरीके हैं कि आप आंसर को मार्क करके तब रिव्यू के लिए उसको रख दीजिए, ऑब्लिक अगर आप बहुत ज़्यादा अनश्योर हो लेकिन आपको लग रहा है कि मैं इस पर सोचूंगा तो शायद मुझे आंसर आ सकता है, तो उसको बिना आंसर किए रिव्यू के लिए मार्क कर दीजिए। क्योंकि जब आप आंसर को टिक करके उसके बाद उसको रिव्यू के लिए मार्क करते हो और इन केस आप लास्ट में उस रिव्यू को हटाना भूल गए तो वो क्वेश्चन आपके इवैल्यूएशन में चला जाता है, मतलब वो क्वेश्चन आपका काउंट हो जाता है अगर आपने सही किया हो या फिर गलत किया हो। लेकिन अगर आपने आंसर मार्क नहीं किया है और रिव्यू के लिए मार्क किया है तो वेरी ऑब्वियस आपका वो कैलकुलेशन में नहीं होता है, ठीक है। तो ये दो चीज़ों का ध्यान रखना है। तो मतलब जिस क्वेश्चन पे आप थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहते हो उस क्वेश्चन के लिए आपके राइट साइड में जो बॉक्स दिखेगा उसमें उसको देखकर आप समझ जाओगे कि आपको किस क्वेश्चन को वापस से देखना है, क्योंकि वो अलग से ही कलर नजर आएगा आपको और वहाँ पे सब कुछ इंडिकेशन होगा कि कौन से कलर पे
कौन सा इंडिकेशन है, मतलब किसको आपने मार्क किया है रिव्यू के लिए। रिव्यू का मार्क करने का मतलब है दोबारा से आप उस क्वेश्चन को देखना चाहते हो, ठीक है। नेक्स्ट, प्रिपेयर योर माइंड। इन सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर करके जाइए, क्योंकि ये सारी चीज़ें बच्चों ने पिछली बार एज अ एक्सक्यूज बहुत रखी थी। इस बार सेम चीज़ को एक्सक्यूज मत बनने दीजिएगा। दिमाग को इस बात के लिए प्रिपेयर कीजिए कि स्क्रॉलिंग में टाइम जाएगा, कंप्यूटर स्क्रीन है जिसके ऊपर लगातार 3 घंटे आपको देखना होगा, एंड आई का इरिटेशन प्रॉब्लम कॉमन है, ठीक है। ये 3 चीज़ आप अपने दिमाग में बैठा के जाइए कि स्क्रॉलिंग करने पे जैसे कि क्या होता है, पिछली बार CSIR का जो पेपर था वो बहुत ही अजीब ढंग का था। मतलब इधर क्वेश्चन लिखा है, इधर फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन। ऑल्दो वो चाहते तो यहीं पे जो है दैट इज मार्क करने का ऑप्शन दे सकते थे, लेकिन इन्होंने ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसके साथ मार्क करने का ऑप्शन ना देकर नीचे लिखा है कि कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन 1, 2, 3, 4 इन्होंने ऐसे मार्क करके दिया था। तो ये एक्स्ट्रा स्पेस फालतू का इन्होंने लिया और हमारा स्क्रॉलिंग टाइम भी इंक्रीज किया। तो मुझे नहीं पता ये गलतियां या ये इस टाइप के जो मतलब अनवांटेड स्पेस का जो मतलब आप देख सकते हो कि यूज हुआ और हमारा टाइम भी वेस्ट हुआ, इस चीज को इस बार चेंज किया जाएगा या सिमिलर उसी पैटर्न में इस बार भी क्वेश्चन आने वाला है। वी आर नॉट हैविंग एनी श्योरिटी, लेकिन अगर ऐसा होता है तो वेरी ऑब्वियस आपका स्क्रॉलिंग में थोड़ा टाइम जाएगा। कुछ बच्चों का कंप्लेन था कि उनका स्क्रॉलिंग टाइम में माउस काम नहीं कर रहा था, कुछ बच्चों का स्क्रीन प्रॉपर्ली फिट नहीं हो रहा था। तो देर आर सो मेनी लाइक ऐसे टेक इश्यूज हो सकते हैं, उसके लिए आपको अपने दिमाग को पहले से ही प्रिपेयर करना है। और ये एज बिकॉज ये आपके फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड है, क्योंकि बहुत से बच्चों को कंप्यूटर स्क्रीन पे देखने की आदत नहीं होती है, तो वो 3 घंटे से पहले ही उनका लाइक सिर दर्द और आंखों में इरिटेशन शुरू हो जाता है, एंड दिस विल बी वेरी 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 कॉमन। तो इस बात को आपको अपने दिमाग में रखना है, इसको एक्सक्यूज मत बनने दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, नो सेक्शन वाइज क्वेश्चन, रैंडम यूनिट्स ऑब्लिक रैंडम क्वेश्चंस। लास्ट टाइम भी सेक्शन वाइज लाइक यूनिट वाइज क्वेश्चन नहीं थे, जैसे कि यूनिट नंबर 6 हुआ, फिर ऐसा होता है ना जैसे यूनिट नंबर 6 है तो लगातार यूनिट नंबर 6 के ही क्वेश्चन मिलते हैं 5-6, उसके बाद फिर यूनिट नंबर 7 के, और यूनिट नंबर 7 ना भी आए तो मान लीजिए 6 यहाँ पे मिला तो 8th यूनिट का फिर आपको क्वेश्चन 3-4 देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ऐसा CBT मोड में नहीं हुआ था। ऑल ऑफ सडन जो पहला ही क्वेश्चन आया वो 8 यूनिट का हो सकता है, फिर उसके बाद 10th यूनिट का पूछ सकता है, फिर अचानक से फर्स्ट यूनिट का पूछ सकता है। तो क्वेश्चन बहुत रैंडमाइज्ड मैनर में पिछली बार अरेंज थे, इस बार भी एक्सपेक्टेड है कि वैसे ही अरेंज होंगे। यूनिट वाइज अगर वो अरेंज करते हैं तो इट्स वेल एंड गुड, नहीं करते हैं तो रेडी रहिए कि रैंडम क्वेश्चन मिलेंगे। ये नहीं है कि पहला क्वेश्चन अगर दैट इज आपको मॉलिक्यूलर का मिला है तो सेकंड क्वेश्चन भी मॉलिक्यूलर का मिलेगा, नॉट एट ऑल। आपको सेकंड क्वेश्चन जो है दैट इज जेनेटिक्स से भी मिल सकता है। तो मतलब बोलते हैं ना फ्रीक्वेंट स्विचिंग, माइंड को फ्रीक्वेंट तरीके से स्विच करने के लिए रेडी रहिए, क्योंकि ऐसे रैंडमाइज्ड बेसिस पे यूनिट को अरेंज किया जाता है, ठीक है। कॉम्बिनेशन क्वेश्चन फ्रॉम द डिफरेंट यूनिट, ये थोड़ा सा एक नए तरीके का कुछ देखा गया था लास्ट टाइम कि यूनिट नंबर 2 को एंड यूनिट नंबर लाइक आप समझ सकते हो जैसे कि सेल बायोलॉजी को एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी को मिक्स करके क्वेश्चन बना दिए गए थे, ठीक है। प्लांट फिजियोलॉजी को एंड अगेन सेल सिग्नलिंग को कंबाइन करके क्वेश्चन बना दिए गए थे। तो यूनिट को आपस में मिक्स करके क्वेश्चन बना दिए गए थे। ऑल्दो ऐसे क्वेश्चंस पहले भी आते थे लेकिन थोड़ा सा नंबर कम होता था, लेकिन लास्ट टाइम पे इस टाइप के कॉम्बिनेशंस बहुत ज़्यादा देखे गए। इसीलिए इस बार के स्टूडेंट्स को हमने ये चीज़ कही थी कि यूनिट का सिलेक्शन थोड़ा वाइड रखें, ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट टारगेट करें, ताकि इस टाइप के अगर कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन आए तो आप कहीं पर भी फंसे नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, दैट इज कॉम्बिनेशन जो है आपको डिफरेंट यूनिट से भी आ सकते हैं। यूनिट 2 एंड यूनिट 4 का कॉम्बिनेशन दे दिया, यूनिट 2 एंड यूनिट 1 का कॉम्बिनेशन दे दिया, तो ऐसे कॉम्बिनेशन आपको मिल सकते हैं एक ही क्वेश्चन में। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ अ मैच द फॉलोइंग, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ अ कॉम्बिनेशन टाइप क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट, स्विचिंग टू स्पेसिफिक क्वेश्चन विल बी डिफिकल्ट। ऐसा होता है जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 हमने किया, हमको वो श्योर नहीं है लेकिन वो क्वेश्चन बड़ा अच्छा लगा था हमें देखने में, तो आप यहाँ पर ये समझदारी कर सकते हैं कि आज बिकॉज आपको एक रफ नोट पैड वहाँ पे मिलेगा, पेन भी मिलेगा, तो आप ये कर सकते हैं कि जाकर वहाँ पे क्वेश्चन नंबर लिख लीजिए, ताकि जब आप स्विच करना चाहें तो सेक्शन वाइज तो आप डायरेक्टली 4th नंबर क्वेश्चन पे क्लिक कर दें, या फिर रिव्यू के लिए भी मार्क कर सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि यस 4th वाला क्वेश्चन जो है दैट इज पेप्टाइडोग्लाइकेन पे आया था और आपको लगता है कि आपने पेप्टाइडोग्लाइकेन पढ़ा है, थोड़ा सोचोगे तो शायद आ जाएगा, और आपको जानना है कि 4th वाला क्वेश्चन ही पेप्टाइडोग्लाइकेन का था,
तो उस पर डायरेक्टली स्विच करना मुश्किल होता है, क्योंकि आपको सारे के सारे क्वेश्चन एक साथ नहीं दिख रहे होते, एट अ टाइम एक क्वेश्चन दिख रहा होता है। तो उसको या तो आप पेपर में नोट डाउन करके रख लो ताकि तुरंत आप स्विच कर सको। अदरवाइज अगर आप चाहोगे कि यहीं रैंडमली जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकन वाले क्वेश्चन पे जाना है या वो हिस्टोन वाले क्वेश्चन पे जाना है, तो वो क्वेश्चन आपको ऐसे नहीं दिखेगा। फिर आपको 1 बाय 1 जो है हर एक क्वेश्चन को पास करना पड़ेगा अपने आइज के सामने से, तभी आप उस क्वेश्चन पे पहुंच पाओगे। तो अगर आप एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पे ज्यादा थोड़ा फोकस करना चाहते हो तो उसको आप ऐसे ही जो है दैट इज अपने आपके पास जो रफ नोट पैड होगा उसमें उसे क्वेश्चन नंबर के साथ लिख के रख लीजिएगा कि कौन से सेक्शन का क्वेश्चन था और मुझे इस पे स्विच करना ही करना है जब मेरे पास लास्ट में टाइम होगा तो। एंड लास्ट, बी कॉन्फिडेंट फॉर व्हाट यू नो। ये बहुत ज़रूरी है, अभी फिलहाल के लिए तो बहुत ज़रूरी है कि कॉन्फिडेंस को मेंटेन कीजिए, बिकॉज आप ऑलरेडी बहुत कुछ जानते हैं क्योंकि आप बहुत लंबे टाइम से पढ़ रहे हैं। ठीक है, नॉर्मल कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो आपको कम से कम 3 से 4 मंथ एक्स्ट्रा मिले हैं। तो कॉन्फिडेंट रहिए इस बात के लिए कि आपको क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्योंकि या तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपको ऊपर उठाएगा या तो नीचे गिरा देगा। तो एक कॉन्फिडेंस का भी बहुत बड़ा रोल होता है आपके आपके एग्जाम को जो है प्रॉपर ढंग से कंडक्ट करवाने में, क्योंकि कॉन्फिडेंट रहते हो तो किसी भी क्वेश्चन को बहुत प्रॉपर ढंग से आप अटेम्प्ट कर पाते हो। ठीक है, तो ये तो रहा कुछ जनरल बातें। ये बातें मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कही हैं, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने भी यही सारा एक्सपीरियंस किया था। तो इन सारी बातों का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें होनी ही होनी है, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। बेटर होगा कि पहले से ही फैमिलियर हो जाइए, पहले से ही माइंड को रेडी कर लीजिए। अब आते हैं कि आपका दैट इज पेपर अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए इस 3 घंटे में। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके 3 सेक्शन आएंगे, ए बी सी सेक्शन। ए सेक्शन जनरल एप्टीट्यूड का होगा, बी सेक्शन ऑब्वियसली आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, लेकिन सब्जेक्ट से रिलेटेड तो होगा लेकिन मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन वाले होंगे। ठीक है, एंड सी सेक्शन जो कि कंसेप्ट बेस्ड पे होंगे। तीनों सेक्शन को करने के लिए जो टाइम मिलेगा दैट विल बी 3 आवर्स यानी 180 मिनट्स का टाइम मिलेगा। नेक्स्ट, जो सबसे लाइक प्रॉब्लमेटिक चीज़ें होती हैं बच्चों के लिए कि मैम कौन से सेक्शन से शुरू करें, तो ये मेरी तरफ से सजेशन है कि आप सेक्शन सी से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो सेक्शन सी से शुरू कीजिए और इस पर्टिकुलर सेक्शन को या पार्ट को आप जो है इतना टाइम दे सकते हैं दैट इज 1 आवर 40 मिनट्स, यानी ओवरऑल कहें दैट इज 100 मिनट्स का टाइम आप दे सकते हो। अब ऐसा क्यों? क्योंकि ये पर्टिकुलर पार्ट भी कितने मार्क्स का होता है, लगभग 100 मार्क्स का होता है ये पार्ट। तो इतना टाइम तो देना बनता है, क्योंकि ये पर्टिकुलर पार्ट सी ही क्या करता है, आपको या तो CSR क्लियर करवाता है या तो डुबा देता है। ठीक है, तो अगर हम 1 आवर 40 मिनट्स पे चले, आपको क्वेश्चन जो करने होते हैं दैट इज ओनली 25 क्वेश्चन, और जितना एक्सपीरियंस कहता है मेरा, आपको एक क्वेश्चन करने में मैक्स टू मैक्स 3 मिनट लगता है। फिर भी मैंने 4 मिनट यहाँ पे ऑप्शनल में रख रखा है। ठीक है, कोशिश कीजिए कि 3 मिनट्स पर क्वेश्चन स्पेंड करने की, क्योंकि उसके बाद जो आपके पास टाइम बच जाएगा लगभग आराम से अच्छा खासा आपके पास 25 मिनट एक्स्ट्रा बच जाएगा, 20 मिनट एक्स्ट्रा बच जाएगा, तो आप पेपर को प्रॉपर ढंग से इवैल्यूएट कर पाओगे। तो पहले तो कोशिश आपको ये करनी है कि हर एक क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ मैक्स टू मैक्स 3 मिनट स्पेंड हो। ज़्यादा हो तो एक आध क्वेश्चन में 4 मिनट का टाइम स्पेंड हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा अगर टाइम लगा रहे हो किसी क्वेश्चन में, सो दैट इज़ अ नॉक कंडीशन कि बेटा इससे अभी आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लो। ठीक है, तो ये हो गया पार्ट सी की बात कि सबसे पहले जो सेक्शन आपको करना है दैट शुड बी द पार्ट सी। नेक्स्ट आता है पार्ट सी के बाद यू कैन स्विच टू द पार्ट बी सेक्शन, जो कि मेमोरी बेस्ड सेक्शन होता है। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, तो ये आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेता है। तो इस पर्टिकुलर यूनिट को आप 40 मिनट्स दे सकते हो और क्वेश्चन आते हैं दैट इज 35 क्वेश्चंस। ठीक है, और एक क्वेश्चन पे आप 1 मिनट स्पेंड कर सकते हो। अब यहाँ पे आता है थोड़ा सा गड़बड़। वो गड़बड़ क्या है कि इन केस अगर आप सेक्शन सी बहुत जल्दी कर लेते हो, लाइक 1 आवर 30 मिनट्स में कर लेते हो, तो आपके पास 10 मिनट्स इधर का एक्स्ट्रा बच जाएगा। उस 10 मिनट्स को आप इधर पे लगा सकते हो। तो थोड़ी बहुत स्विचिंग इधर से उधर कर सकते हो आप, अगर आपने पार्ट सी को थोड़ा सा जल्दी कर लिया है तो। जिससे होगा क्या कि आप पार्ट बी को थोड़ा सा 1 मिनट की जगह 1.5 मिनट्स दे पाओगे, मतलब पर क्वेश्चन के बेसिस पे। लेकिन दैट इज सेक्शन बी के क्वेश्चन इतने लेंदी होते ही नहीं है कि वो आपका 1 मिनट से ज़्यादा का टाइम ले। एक आध क्वेश्चन होते हैं जो आपका 2 मिनट ले सकते हैं अगर वो थोड़े से लेंदी आए हैं या फिर वो आपको फंसा रहे हैं तो। और पार्ट बी में आपको एनी 35 क्वेश्चन करने होते हैं। फिर लास्ट में यू कैन स्विच टू द पार्ट ए सेक्शन, जो कि आपका
15 क्वेश्चन के लिए आता है, मतलब डू एनी 15 आता है, तो 15 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं और उसके लिए आप 30 मिनट्स दे सकते हो। इस ढंग से आपका पूरा डिवीजन हो जाता है 180 मिनट्स का। इसमें थोड़ा बहुत 10-15 मिनट इधर उधर कर सकते हो आप, डिपेंड करता है कि किस सेक्शन में कितना टाइम बचा रहे हो। लेकिन पार्ट बी एंड पार्ट सी को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि ये आपका कोर एरिया है जो आपने प्रिपेयर किया है 6 महीने से, ये वो वाला एरिया है, तो इसको इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। और पार्ट ए में ज़रूरी नहीं है पूरा 15 कीजिए, जितना आता है उतना कीजिए, ठीक है। और पार्ट बी एंड पार्ट सी के लिए भी वही है कि जितना आता है उतना कीजिए, जो नहीं क्वेश्चन आता है ऑब्वियसली उसको आप नहीं कर सकते हो। ओके, लास्ट 10 मिनट्स ये कंपलसरी पॉइंट है। लास्ट टाइम भी बच्चों को मैंने सजेस्ट किया था और बच्चों से रिस्पांस में मुझे यही सुनने को मिला था कि मैम 10 मिनट्स लास्ट के एक्चुअल में बहुत ज़रूरी होते हैं स्क्रीन करने के लिए, क्योंकि ये 10 मिनट में जो आपने सिली मिस्टेक किया होता है ना, या गलती से कोई क्वेश्चन टिक कर दिया या गलती से आता हुआ क्वेश्चन छोड़ दिया, ऐसी जो मिस्टेक्स होती हैं उसको सुधारने के लिए होता है ये 10 मिनट, जैसे हम बोलते हैं स्क्रीनिंग प्रोसेस। यानी पेपर को एक बार क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर लास्ट तक एक बार नज़रों के सामने से गुजारना, नेक्स्ट करके, जिससे कि आपको ये पता चले कि यस आपने सही क्वेश्चन के लिए सही ऑप्शन मार्क किया है, गलत ऑप्शन मार्क नहीं किया, या फिर आते हुए क्वेश्चन को छोड़ा नहीं है। इन सब चीज़ों को करने के लिए आपको लास्ट की स्क्रीनिंग की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट सजेशन आपके लिए ये रहता है कि फर्स्ट डू दैट क्वेश्चन विच केम फ्रॉम योर टारगेट यूनिट्स। ये बहुत ज़रूरी होता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहला क्वेश्चन आया, पहले क्वेश्चन को उन्होंने देखा, उन्होंने कभी उसको पढ़ा हुआ था, लेकिन कभी उसके बारे में उन्होंने पढ़ा था, लेकिन इस बार उन्होंने वो यूनिट टारगेट नहीं किया, लेकिन उनको लग रहा है कि शायद इस पर थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे तो ये क्वेश्चन मुझे आ जाएगा। तो अगर टाइम स्पेंड करना है तो बाद में करना, पहले आपको उन यूनिट्स को टारगेट करना, उन यूनिट्स से रिलेटेड क्वेश्चन को टारगेट करना है जो यूनिट आपने प्रिपेयर किया है। जैसे मान लीजिए यूनिट आपने दैट इज 2 प्रिपेयर किया है, 4 किया है, 5 किया है, 6 किया है, 7 किया है, 8 किया है, तो पहले इन यूनिट्स के क्वेश्चन खोज के आपको मार्क करने हैं। उसके बाद आपको जहां टाइम स्पेंड करना है कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले आपने जो रेडी किया है यूनिट उस पे पहले आपका टाइम स्पेंड होना चाहिए, ना कि आलतू फालतू के एरिया वाले क्वेश्चन पे, जो स्पेशली वो यूनिट पे जो आपने कभी प्रिपेयर ही नहीं किया है। तो बाद में मतलब लक को आजमाया जाता है कि यस इस क्वेश्चन में थोड़ा टाइम देते हैं, क्या पता ये हो जाए, ऐसी चीजें बाद में देखी जाती हैं, लेकिन स्टार्टिंग में वो यूनिट टारगेट कीजिए जो आपने प्रिपेयर किया है। Don't engage yourself in unprepared question that will be equals to the time waste। ठीक है, अनप्रिपेयर्ड क्वेश्चंस या अनप्रिपेयर्ड यूनिट के लिए आपको अपना ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना, और अगर आप स्पेंड भी करना चाहते हो तो पेपर के लास्ट में जब आप मैक्सिमम क्वेश्चन कर लो तब आप अनप्रिपेयर्ड यूनिट के क्वेश्चन को थोड़ा सा आप चेक कर सकते हो कि क्या ऐसा कोई पोर्शन है, शायद आपको आता हो, शायद कुछ ऐसा पोर्शन दे दिया हो जो कि आप जब देखो तो आपको लगे कि अरे यार ये तो मैंने किसी और यूनिट में भी पढ़ा है, ये तो आराम से हो सकता है। तो ऐसी चीज़ों पे लास्ट में टाइम थोड़ा सा स्पेंड किया जाता है, ना कि स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में अगर आप अनप्रिपेयर्ड यूनिट पे अपना टाइम वेस्ट करोगे तो स्टार्टिंग से ही आपकी गाड़ी जो है वो गलत डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ऐसे स्टार्टिंग में ऐसे क्वेश्चन को देखना जो कि आपको नहीं आता है वो आपका दिमाग को या फिर आपकी जो अटेंशन होती है ना उसको डिस्ट्रैक्ट कर देता है। और एक बार अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो गए एग्जामिनेशन हॉल में तो पूरे पेपर को गलत अटेम्प्ट करते हुए जाते हो, क्योंकि वो घबराहट की जो लेवल होती है ना, पैनिक लेवल, वो बहुत बढ़ जाता है और वो नॉर्मल होता ही नहीं है। तो शुरू में कोशिश कीजिए भले 5 क्वेश्चन करें लेकिन वो सही हो, ये ज़रूरी बहुत होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में भले 5 क्वेश्चन करो और उसके लिए आप 100% श्योर हो ना, वो आपके अंदर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्डअप करता जाता है। ये नहीं कि स्टार्टिंग में ही ऐसे 10 क्वेश्चन को छेड़ना शुरू कर दो जो आपको आते ही नहीं है, तो वो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को नीचे लेकर चला जाता है। तो कोशिश ये करनी है कि स्टार्टिंग में जो आप 5 से 10 क्वेश्चन जितने भी करोगे वो सही क्वेश्चन हो, अच्छे क्वेश्चन हो, इसलिए क्वेश्चन का सिलेक्शन बहुत ज़रूरी होता है। तो स्टार्टिंग में पार्ट सी से शुरू कीजिए, कोई बात नहीं 2 क्वेश्चन नहीं आए स्टार्टिंग के, 5 क्वेश्चन नहीं आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन है सेक्शन सी में जो कि आप अटेंड कर सकते हो, क्योंकि 75 में से एनी 25 क्वेश्चन आपको करने हैं, तो आराम से आप ढूंढ लोगे अगर आपने 8 यूनिट भी अच्छे से प्रिपेयर कर रखा है तो जस्ट हैव सम पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स योर पेपर, और इजीली आप आराम से कम टॉप 25 क्वेश्चन आप वहां से पिक कर ही लोगे। लेकिन यहाँ पे टाइम स्पेंड नहीं करना है, अगर रिस्क भी लेना है तो एग्जाम के एंड में लीजिएगा, लेकिन पहले प्रिपेयर्ड पार्ट पे अपना टाइम स्पेंड कीजिए। फर्स्ट डू दैट क्वेश्चन फॉर विच यू आर मैक्सिमम श्योर। ऐसा हो ही सकता है कि यूनिट नंबर 2 प्रिपेयर किया हो आपने, उसमें से 4 क्वेश्चन आए हैं, उन 4 में से सिर्फ 2 के लिए आप 100% श्योर हो, तो पहले वो 2 करो, बाकी 2 को
रिव्यू के लिए मार्क करके छोड़ दीजिए। अगर आपको लगता है कि वो बाद में अगर आप सोचेंगे, थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे तो वो आपको आ जाएगा, तो उसको मार्क करके रिव्यू के लिए छोड़ दीजिए। लेकिन जो 100% के लिए श्योर हो ना, 2 क्वेश्चन को 100% लाइक बेसिस पे आप श्योर हो, पहले उसको कीजिए, वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि 100% श्योरिटी वाले क्वेश्चन आपको पॉजिटिव मार्क्स की तरफ बढ़ाते जाते हैं। तो हमेशा सबसे पहले, भले आए हुए यूनिट से ही क्वेश्चन क्यों ना हो, लेकिन सबसे पहले वो मार्क कीजिए जिसके लिए आप 100% श्योर हो। फिर कैसे जाना है, पहले 100% श्योरिटी वाले क्वेश्चन करने हैं जितने यूनिट प्रिपेयर किए हैं उसमें से, फिर उसके बाद आपको 80% वाला, फिर 70% वाला, और इतना करते करते अगर आपका टारगेट मार्क्स पहुंच जाए, यस इतना मार्क्स मैंने स्कोर कर लिया है, इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, बस वहीं रुक जाइए। ज़्यादा लालच करेंगे तो नेगेटिव देकर आएंगे, ठीक है। चेक मार्क्ड फॉर रिव्यू बिफोर सबमिटिंग, ओके। सो मार्क्ड फॉर रिव्यू के लिए जो आपने किया है किसी क्वेश्चन पे, दैट इज मार्क फॉर रिव्यू के लिए जो टिक किया है, उसको चेक कीजिए एक बार सबमिट करने से पहले, पेपर सबमिट करने से पहले एक बार आप चेक कीजिए कि क्या कोई अच्छा क्वेश्चन ऐसा तो नहीं है जो मैंने छोड़ दिया हो, जो मुझे टिक करना चाहिए था। ऑल्दो अगर आप छोड़ भी दोगे और आपने आंसर नहीं मार्क किया है तो वो इवैल्यूएशन में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी अगर आपने मार्क किया है तो कुछ सोच के ये मार्क किया होगा कि यस मुझे इस क्वेश्चन को बाद में देखना है, तो उस बात को चेक कीजिए सबमिट करने से पहले पेपर को। एंड नेक्स्ट, द सेफेस्ट अटेम्प्ट इज 145 से 150 मार्क्स। नॉर्मली मैं बच्चों को 140 स्कोर करने के लिए कहती हूँ, बट इस बार मैंने बच्चों को थोड़ा एक्स्ट्रा बोला है, बिकॉज ऐसा माइट भी हो सकता है कि इस बार का कट ऑफ थोड़ा हाई चला जाए, क्योंकि बच्चे इतना पढ़ रहे हैं कि वेरी ऑब्वियस, जहाँ तक मेरा मानना है, बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं वो एग्जाम में। तो रेडी रहिए कि शायद इस बार CSR का कट ऑफ कोई एक हिस्ट्री बना दे, कि माइट भी वो ज़्यादा हो सकता है, माइट भी ज़्यादा नहीं भी हो सकता है, माइट भी कम भी हो सकता है, होने को कुछ भी हो सकता है। हम एक एक बोलते हैं ना, एक टारगेट लेकर चलते हैं कि चलिए मान लेते हैं कट ऑफ हाई जाएगा, तो हाई जाएगा तो उस एक्सट्रीम कंडीशन के लिए प्रिपेयर रहना ज़रूरी है। तो सेफेस्ट अटेम्प्ट के लिए आप 145 से 150 का सेफ अटेम्प्ट दे सकते हो। अब बच्चे यहाँ कंफ्यूज जाते हैं कि सेफ अटेम्प्ट एंड क्लियरिंग मार्क्स में क्या डिफरेंस होता है। सेफ अटेम्प्ट का मतलब होता है आपने 150 का अटेम्प्ट किया, अगर गलती भी होती है, मान लीजिए 3-4 क्वेश्चन गलत भी होते हैं, तो कम से कम आप 125 प्लस मार्क्स पर आकर रुकोगे, और ये अच्छा खासा सेफ साइड होता है, दैट इज आपके एग्जाम को क्लियर करने के लिए। अब अगर आपने 120 का अटेम्प्ट ही दिया है, 120 के मार्क्स लाइक क्वेश्चन ही अटेंड किया है, और चेकिंग करते टाइम यहाँ पे दैट इज इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के एरिया में अगर आपके 3-4 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो आप जाकर अटक जाओगे 80 मार्क्स पे, तो 80 मार्क्स में तो CSR ना क्लियर होता। तो इसीलिए आपको सेफ अटेम्प्ट करना है, दैट इज एटलीस्ट 145 से 150 मार्क्स का, ताकि अगर गलती भी हो तो एटलीस्ट आप 120 प्लस या 125 प्लस के एरिया में आकर गिरो। और अगर आपको 125 आ रहे हैं तो टोटल मार्क्स, तो आपको सेकेंड थॉट लेने की भी जरूरत नहीं है कि एग्जाम क्लियर होगा या नहीं होगा, फॉर श्योर आराम से क्लियर हो जाएगा। मतलब अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस डेटा में ये बातें बता रही हूँ। तो सेफ अटेम्प्ट का ध्यान में रखिए, क्योंकि कुछ दिन पहले ही मैंने ये चीज़ नोटिस की कि बच्चे सेफ अटेम्प्ट और कट ऑफ के बीच में बहुत ज़्यादा मिक्स कर रहे हैं सबको, ठीक है। बच्चों को, दूसरे लोगों को सजेस्ट करते हुए चल रहे 120 का अटेम्प्ट दे दो, हो जाएगा। तो बेटा 120 का अटेम्प्ट दोगे, अगर 2 मार्क्स भी 4 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन भी अगर गलत हो गए तो फिर तो चले गए, फिर तो आराम से 10 मार्क्स चला गया। और 105 108 लेकर JRF क्लियर हो, इट्स नॉट मैंडेटरी। रेयरिटी केस में होता है बट हमेशा नहीं होता है, तो इसलिए मेक श्योर आराम से 145 या 150 का अटेम्प्ट दोगे आप, तब जाकर शायद एक सेफ साइड में गिरोगे नेगेटिव मार्क्स होने के बाद। तो ये कुछ मेरी तरफ से स्ट्रैटेजी थी, ये सारी बातें मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे भी आपको बोली है, मेरे स्टूडेंट्स के भी एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैंने ये बातें बताई हैं। आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये सारी की सारी स्ट्रैटेजी आपके लिए हेल्पफुल होगी, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है कि जिस फील्ड में आप जा रहे हो उस फील्ड को समझना, ठीक है। तो जिस एग्ज़ाम को आप देने जा रहे हो उस एग्ज़ाम का बिहेवियर समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एंड एट लास्ट, बिलीव इन योर सेल्फ, यू कैन डू इट। जो भी आपने पढ़ा है उसको आप प्रॉपरली यूज़ कीजिए, और अगर आपके पास हिम्मत है, अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है कि यस मैंने पढ़ा है, मैं करके दिखाऊंगा, तो ऑब्वियसली हर वो एक ड्रीम जो आपने देखा है वो सारे ड्रीम आपके सच होंगे। सो गुड लक एवरीवन फ्रॉम माय साइड, जस्ट गिव योर बेस्ट एंड लेट मी नो कि आपके एग्जाम्स कैसे गए हैं। आई विल प्रे कि आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा जाए और आप अच्छी से अच्छी रैंकिंग लेकर जो है इस बार का CSR नेट क्रैक करो। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड गुड लक वंस अगेन।